इमेजिन करो अगर रातों रात आपके पास किसी की भी बॉडी के अंदर जाके उसे अपने वश में करने की पावर आ जाए, तो आप इसका यूज कहाँ और कैसे करोगे? अपने अपोजिट जेंडर के बॉडी में जाओगे, या अपने दोस्तों के बीच फाइट करवाओगे, या फिर अपने टीचर को पोजेस करके क्लास के टॉपर ही बन जाओगे? पहले हमारे मेन कैरेक्टर की सोच भी आपसे कम हरामी नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही करने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर यू ओटोसाका से, जिसे अभी भी पता चला है कि वो किसी के शरीर में 5 सेकंड के लिए जाके वापस आ सकता है, और फिर वो एक क्रीपी सा स्माइल लेके इसकी टेस्टिंग करने निकल पड़ा है। उस सड़क पे चल रही लड़की के अंदर जाके कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। इसके बाद वो दो जाने दोस्तों को जाने दुश्मन जैसे लड़वाता है और मजे लेता है। इतना ही नहीं, वो एग्जाम में अपने पावर का मिसयूज करके टॉपर भी बन जाता है, जिसके बाद से तो उसे हर रोज लड़कियों के लव लेटर्स आने लगे। और अभी भी वो एक लड़की से मिलने आया है जो उसे प्रपोज की है। यूँ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं इतना स्टडी में बिजी रहता हूँ कि इन सब के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। वो लड़की फिर उसे सॉरी कह के चली जाती है, और यू स्माइल करते हुए सोच रहा था, "एह, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की को थोड़ी पटाऊंगा।" दरअसल उसकी नज़र क्लास के सबसे स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की पे है, यूमी। तो वो एक प्लान बनाता है उसे अपने प्यार में गिराने का। इसके लिए स्कूल ओवर होने के बाद वो सबसे पहले उसके साथ घर जाने वाली लड़की को पोजेस करके उससे दूर भेज देता है, और फिर सामने से आ रहे एक ट्रक के ड्राइवर को पोजेस करके ट्रक यूमी की तरफ मोड़ देता है, और एन मौके पे बॉलीवुड की हीरो की तरह उसे बचा लेता है। किस्मत से वो बेचारा ड्राइवर ऊपर वाले को प्यारा नहीं हुआ था। इधर यूमी उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है, और फिर यू उसे स्कूल में लाके उसकी पट्टी करता है और फिर जाने लगता है। यूमी यू से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पैनकेक खाने चलोगे? यू थोड़ा सोचता है और कहता है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी सहेली के बीच इंटरप्ट नहीं कर सकता। अभी यहाँ यूमी की फ्रेंड कहती है, अरे यूमी, मुझे एक काम था तो मैं निकलती हूँ। यू उसके जाने पे कहता है, ये हुई ना बात। इधर कोई तो उसकी ये सभी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूमी यू को पैनकेक खाने का बढ़िया तरीके बताती है। यू कहता है कि ये बढ़िया था। यूमी फिर यू को पूछती है कि क्या वो फिर कभी ऐसे बाहर मिल सकते हैं। यू का तो प्लान सक्सेस दिख रहा था, तो कैसे मना करता। वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ यू को यूमी का मैसेज आता है कि क्या हम साथ में घर चल सकते हैं। उसके टेक्स्ट पढ़ के तो यू क्लास में ही पागलों जैसे हंसने लगता है, जैसे उसने कितना बड़ा प्लान को अंजाम दे दिया हो। तभी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट यू को बुलाता है काउंसिल रूम में। वो यू को कहता है कि तुम्हारे टॉपर होने पे क्वेश्चन उठे हैं कि तुमने एग्जाम में जरूर चीटिंग की है। यू कहता है, क्या बकवास है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी। प्रेसिडेंट कहता है, ठीक है, तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन पेपर है, उसे मेरे सामने सॉल्व करो। अगर तुमने 90% का भी स्कोर कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि तुम सही में टॉपर हो। यू कहता है कि मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, और वहां से जाने लगता है। प्रेसिडेंट लड़का कहता है कि ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है, अगर तुमने रिजेक्ट किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यू फिर बैठ जाता है पेपर लिखने, और लिखे तो लिखे क्या, कद्दू। वो सोच रहा था शायद प्रेसिडेंट के हाथ में आंसर शीट है। ये सोच के वो उसके शरीर में जाता है, पर वो देखता है कि ये तो मैगजीन है, जिससे वो गुस्से से उसे फाड़ देता है। और 5 सेकंड अब खत्म हो गया था, तो वो वापस से अपने बॉडी में आ जाता है। प्रेसिडेंट लड़का ये देख के हैरान था कि उसके हाथ की मैगजीन फट कैसे गई। तभी यहाँ एक लड़की निकलती है जिसके हाथ में एक कैमरा था। वो कहती है कि मैं हूँ नाओ तोमोरी, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, पर दूसरे स्कूल से। हमने तुम्हारे बारे में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया है। तुम अचानक से बेहोश हो जाते हो, जिसके बाद तुम्हारे आसपास की चीजें अजीब बिहेव करने लगती हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? यू घबराते हुए कहता है कि मुझे बस नींद की बीमारी है, मैं कभी भी गिर जाता हूँ। तभी नाओ उसे मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम एक बीमारी हो। अब यहाँ से यू भागता है और बाहर खड़ी यूमी को पकड़ के कहता है, चलो भागो यहाँ से। और वो नीचे गिर जाती है, और यू फिर उसे वहीं छोड़ के भागने लगता है। यूमी के पास आके एक लड़का जोजीरो कहता है, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वो यू की तरफ तेजी से भागता है। यू अपने पीछे से तेजी से आता हुआ कोई चीज नोटिस करता है, जो उसे धक्का देती है, जिससे वो दूर पानी पे टप्पा खाते हुए एक मैदान में आकर रुकता है। यू फिर उससे पूछता है कि ये क्या था। जोजीरो कहता है कि ये मेरी एबिलिटी है, मैं काफी तेज स्पीड से भाग सकता हूँ, और हाँ, कभी कभी तो मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता, जिस वजह से मुझे कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यू कहता है कि एक डिफेक्टिव एबिलिटी, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तभी नाव यहाँ आती है और कहती है, हम तुम्हें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं, जहाँ पे तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, और हाँ, तुम्हारे गार्जियन से भी हमने परमिशन ले ली है। यू काफी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी नाव इनविजिबल होकर उसे पीट देती है। यू पूछता है, आखिर अब ये क्या था? जोजीरो कहता है कि ये नाव की पावर्स है, इनविजिबल होकर अटैक करना। ये सिर्फ उसी को नहीं दिखती है जिसे ये टारगेट की है, बाकी सबको ये दिखती है। यू कहता है, एक और डिफेक्टिव एबिलिटी। नाव कहती है कि सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जिसके पास पावर्स है, ऐसे और भी लोग हैं, इसलिए हमें कॉर्पोरेट करो, नहीं तो ये एविडेंस काफी है तुम्हें जेल भिजवाने के लिए।
सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू की हालत देख उसकी बहन आयुमी कारण पूछती है। यू कहता है कि मैं थोड़ा गिर गया था। फिर आयुमी कहती है कि अंकल ने हमें नए स्कूल में शिफ्ट करने की बात की है। इधर यू सोच रहा होता है कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अभी अभी तो मुझे पावर्स मिली थी। वहीं दूसरी तरफ आयुमी काफी खुश थी और फिर दोनों डिनर करने बैठते हैं। डिनर में आयुमी ने ऑमलेट राइस बनाया था, जिसे देख यू सोच रहा होता है, मैंने इससे क्यों कह दिया था कि ये मेरा फेवरेट है, ये तो डेली डेली यही बनाने लगी है। आयुमी पूछती है कि कैसा बना है। यू कहता है कि हाँ ठीक है। आयुमी कहती है कि मैं मॉम के जैसे बनाने का ट्राई कर रही हूँ। यू कहता है मॉम, उनका तो नाम भी ना लो। दरअसल दोनों के मॉम डैड के डिवोर्स के बाद इन्हें किसी ने नहीं अपनाया, जिसके बाद एक अंकल इनके लीगल गार्डियन है। आयुमी कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई और भी अपना है। यू कहता है कि ख्यालों से बाहर निकलो और सोने जाओ। और हमेशा की तरह सोने से पहले आयुमी स्टार्स देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, दोनों अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे होते हैं जो एकेडमी की तरफ से उन्हें मिला था। यू सोच रहा होता है पिछले शाम की बात जब वो यूमी से मिला था और उसे बताया था कि वो नए स्कूल में शिफ्ट हो रहा है जहाँ से मुझे निकलने की परमिशन नहीं होगी, तो क्या तुम वहाँ मुझसे मिलने आ सकती हो। यूमी कहती है कि ये तो बहुत दूर है, पर मैं ट्राई करूंगी वीक में एक बार आने की, और तुम भी कोशिश करना अल्टरनेट वीक में आने की। यू कहता है कि मैं नहीं आ सकता, ना ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। अभी यूमी खड़ा होते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब लग रहा है हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, तो अपना ख्याल रखना, और वहां से चली जाती है। यू कंफ्यूज था कि क्या उसने मुझे इज्जत से रिजेक्ट कर दिया। Emotional damage. सीन प्रेजेंट में आता है। आयुमी काफी खुश होती है ये देख के, क्योंकि ये नए अपार्टमेंट का रूम काफी बड़ा, बढ़िया और एडवांस था। यहाँ तभी नाओ और जोजिरो भी आते हैं और सामानों को रखवाने में उनकी मदद करते हैं। और नाओ यहाँ पे फिर आयुमी को अपनी पावर्स भी दिखाती है, जिससे आयुमी काफी इम्प्रेस होती है। तो सभी उनकी मदद करा के निकल रहे होते हैं और डिनर में आज फिर से आयुमी ने ऑमलेट राइस बना के रखा था विथ पिज्जा सॉस। अब तो यू डेली डेली एक ही डिश खा के उब गया था, और वो ये बात आयुमी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि उसे बुरा लगेगा। फिर वो उसकी स्माइली चेहरे को देख के खाने लगता है। आयुमी टीवी पे अपनी फेवरेट पॉप सिंगर यूसा की म्यूजिक वीडियोस देख रही थी। तो समय आयुमी कहती है कि हमारे स्कूल आसपास ही हैं, तो हम साथ में जा सकते हैं, है ना। यू कहता है हाँ, और सोच रहा होता है कल के सपने के बारे में जिसमें वो और आयुमी किसी लड़के का हाथ पकड़े चल रहे होते हैं। यू कहता है आखिर कौन था वो। दिन शिफ्ट होता है अगले दिन। यू स्कूल के लिए निकल रहा होता है, तभी आयुमी कहती है तुम्हारा लंच। यू पूछता है कि इसमें क्या है। आयुमी कहती है तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट राइस। यू मुंह बना लेता है और तभी कहता है कि अरे मेरे स्कूल में तो कोई लंच लेके आता ही नहीं, सभी कैफेटेरिया से खरीद के खाते हैं, तो ये रहने दो। आयुमी थोड़ी उदास होती है पर फिर कहती है ठीक है, आगे से नहीं बनाऊंगी, आज बना दी हूँ तो ले जाओ। दिन शिफ्ट होता है यू के न्यू स्कूल में। वो नाव से पूछता है क्या यहाँ सभी स्टूडेंट्स के पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं। नाव कहती है नहीं, कुछ के पास है, कुछ के पास डेवलप होने के सिम्टम्स मिले हैं। यू पूछता है तो ये स्कूल का मोटिव क्या है, उन्हें रखना। नाव बताती है कुछ सालों पहले जब पुलिस और साइंटिस्ट को पता चला ऐसे लोगों के बारे में, तो वो उन पे एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिससे उन्हें काफी यातनाएं सहनी पड़ती थी, कुछ तो मर भी जाते हैं। यू पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो। नाव कहती है कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो चुका है। ये पावर्स लिमिटेड टाइम के लिए रहती हैं किसी के पास भी, इसलिए तब तक इन्हें बाहरी दुनिया से सेफ रखने के लिए ये स्कूल एकेडमी बनाया गया है। यू पूछता है तो इसमें मेरा क्या रोल है। नाव कहती है कि तुम हमारे साथ वैसे लोगों को पकड़ने में मदद करोगे जो अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं। यू पूछता है और बदले में मुझे क्या मिलेगा। नाव कहती है एक सैलरी पैकेज, और यू का मुंह बंद हो जाता है। दिन शिफ्ट होता है क्लास में, जहां यू सभी से खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और कुछ लड़कियों को देख के अपनी वही पुरानी क्रीपी स्माइल देता है, और तभी उसकी नज़र जोजीरो और नाव पे पड़ती है जो उसी की क्लास में थे, जिन्हें देख यू की बिरयानी पकने से पहले ही जल जाती है। इसके बाद लंच में यू अपने टिफिन ओपन करता है जिसमें ऑमलेट राइस पे पिज्जा सॉस से आयुमी ने लिखा था। यू अपना सर पकड़ लेता है, तभी यहाँ जोजीरो आता है और उसे साथ में चल के कैफेटेरिया में खाने के लिए कहता है। यू कहता है हाँ चलो, और वहाँ पे काफी भीड़ थी, तो जोजीरो कहता है कि उससे क्या दिक्कत है। फिर वो अपनी स्पीड पावर का यूज करता है। वो सैंडविच लेके वहाँ पे पैसे रख देता है और अपनी पावर्स पे पूरी कंट्रोल नहीं होने की वजह से वो पूरे कैफेटेरिया को बर्बाद कर देता है। फिर वो यू को सैंडविच देते हुए कहता है कि ये लो खाओ। यू कहता है कि अपनी हालत देख रहे हो। जोजीरो कहता है कि मैंने शरीर के अंदर प्रोटेक्टिव आर्मर पहन रखा है, तो ये हल्का सा ही है मेरे लिए। यू मनी मन कह रहा होता है इसके नलका से ललका बह रहा है और इसे ये हल्का लग रहा है। कैफेटेरिया बर्बाद होने की वजह से दोनों क्लासरूम में आके लंच कर रहे होते हैं, तभी यू की नज़र नाव पे जाती है जो अकेले बैठ के लंच कर रही होती है। यू जोजीरो से पूछता है कि वो तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है ना, फिर भी उसके कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। जोजीरो कहता है कि किसी कारण से नाव अब अपने दोस्त नहीं बनाती।
तभी यहाँ नाव आती है और कहती है कि हमारा खबरी आ रहा है। यू कहता है इसका क्या मतलब है? जुजिरो कहता है कि साथ में चलो, सब पता चल जाएगा। सभी स्टूडेंट काउंसिल रूम में आते हैं जहाँ एक आदमी पानी में भीगे हुए आता है और लोकेशन पॉइंट करते हुए कहता है एबिलिटी है फोटोग्राफी। यू कहता है इसका क्या मतलब है? नाव कहती है कि हमें उस तक पहुंचना होगा, इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचे। फिर वो लोग उस स्कूल के लोकेशन पे पहुंचते हैं और अलग अलग होकर पूछताछ करने लगते हैं कि कोई अजीब सा इंसिडेंट हुआ है क्या फोटोग्राफ से रिलेटेड। तभी नाव भागते हुए यू के पास आती है और कहती है कि मुझे उस बंदे पे शक है, तुम उसके बॉडी में जाके उसके पास रखी फोटोग्राफ्स को निकालो। यू फिर उसके शरीर में जाके फोटोज को निकालता है और जोजीरो फिर उस बंदे को दूर भेज देता है। नाव फोटोग्राफ्स देखती है जिसमें एक लड़की की न्यूड पिक्चर्स थी। वो उस लड़के के पास जाके पूछती है क्या तुमने ये पिक्चर्स क्लिक की है? वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने इसे सिर्फ खरीदा है। फिर वो उससे बेचने वाले का नाम पता लेके पहुंचते हैं जहाँ एक लड़का तीरंदाजी कर रहा होता है। नाव कहती है कि वाह, लगता है ये कहावत तुम्हारे लिए ही बनी है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो लड़का कहता है कि मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? नाव कहती है कि भोले मत बनो, तुम्हारे कस्टमर ने हमें सब बता दिया है और तुम्हारे लॉकर से भी हमने तलाशी ले ली है, सभी एविडेंस इस कैमरे में है। तो अब बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लड़का ऊडो कहता है क्योंकि मुझे इसके अच्छे पैसे मिलते हैं। और फिर वो नाव की पिक्चर्स ले लेता है और कहता है अगर चाहती हो कि ये कहीं ना जाए तो चली जाओ यहाँ से। तभी यू उसके बॉडी में चला जाता है और फिर वो फोटो को नाव की तरफ फेंक देता है। ऊडो को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो अपनी एरो को उस पर तान देता है पर जोजीरो आके उसके एरो को पकड़ लेता है। और नाव कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पुलिस को दे दें ताकि वो तुम्हें किसी साइंटिस्ट के पास ले जाके तुम पे एक्सपेरिमेंट करें? अगर नहीं तो ये सब काम छोड़ के सही ढंग से पैसे कमाओ। ऊडो फिर अपने घुटने पे आ जाता है और जाते हुए यू पूछता है तो यही काम है हमारा? नाव कहती है कि हाँ, और ये उनके लिए जरूरी भी है, जिससे उनका भी हाल मेरे भाई जैसा ना हो। यू पूछता है आखिर तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ जब साइंटिस्ट उसे पकड़ के ले गए? नाव कहती है कि चलो कल मिल ही आते हैं उससे, रास्ते में बता दूंगी। अगले दिन यू नाव के साथ निकल पड़ता है जहाँ मेट्रो में नाव बड़े आराम से लंच कर रही होती है। यू सोचता है कि इसे फर्क ही नहीं पड़ता आसपास के लोगों से। इसके बाद नाव यू को अपना पास्ट बताती है कि कैसे मेरे भाई को गिटार का शौक था और उसकी मर्जी के बिना ही मॉम ने जबरदस्ती हमें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, जहाँ मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बहुत जल्द दोस्त भी बन गए थे और हर दिन मेरी मेडिकल टेस्ट कराई जाती थी। मुझे लगा ये यूजुअल होगा, पर एक ही स्कूल में होने के बावजूद भी मैं अपने भाई से भी नहीं मिल पाती थी। और इसी दौरान उस पे साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट किए। उसके पास एबिलिटी थी फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन की, जो उसने एक बार अपने गिटार शो में यूज किया था। साइंटिस्ट को लगता था कि ये पावर का यूज वो कम्युनिकेशन इनहेंस करने या जैम करने में कर सकते हैं। जब 1 साल बाद मैं अपने भाई से मिली तब तक वो अपना यादाश्त खो चुका था और मुझे तब पता चला मेरे जो भी फ्रेंड्स थे वो बस मेरे डिस्ट्रैक्शंस के लिए थे और मेरे पे जो टेस्ट किए जा रहे थे वो आम मेडिकल टेस्ट नहीं बल्कि मेरे अंदर की पावर्स को फोर्सफुली एक्टिव करने के लिए थे। अब ये सब पता चलने के बाद मैं वहां से भाग निकली और फिर किसी पे भरोसा नहीं करती थी। यू पूछता है कि फिर क्या हुआ? नाव कहती है कि फिर मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जो भरोसे वाला था। यू पूछता है कौन है वो? तभी नाव कहती है कि हम पहुंच गए। वो लोग एक रूम में आते हैं जहां नाव का भाई पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। नर्स उसे इंजेक्शन देती हैं और फिर वो शांत हो जाता है। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं। यू पूछता है कि तुमने इसे साइंटिस्ट के कैद से कैसे आजाद कराया? नाव कहती है इसका क्रेडिट भी उसी इंसान को जाता है जिसमें मैं भरोसा करती हूँ और वो इसे ठीक नहीं कर सकता। यू कहता है कि शायद इसे साइंटिस्ट ठीक कर देते अगर तुम इसे वहां रहने देती। नाव हंसते हुए कहती है साइंटिस्ट के लिए पावर्स एक बैटरी की तरह है जो चार्जेबल नहीं है। चलो अब वापस चलते हैं। दिन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। स्कूल में इनका वही खबरी फिर से पानी में भींगा हुआ आता है। यू पूछता है कि ये हमेशा गीला होकर क्यों आता है? जोजीरो कहता है क्योंकि इसकी पावर्स तभी काम करती है। यू फिर मुंह छिपाते हुए कहता है भीगी बिल्ली। फिर वो लड़का मैप पे एक लोकेशन मार्क करते हुए कहता है एबिलिटी है स्पिरिचुअल मीडियम और पायरोकिनेसिस, और चला जाता है। सभी ये सुन के हैरान थे कि ये जो भी है इसके पास दो एबिलिटीज हैं, एक आत्माओं से कांटेक्ट करना, दूसरी फायर एबिलिटीज। सब लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां उन्हें एक लेडी से उसके बारे में पता चलता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे जिसका नाम है यूसा निशिमोरी। उसका नाम सुन के यू को याद आता है कि ये तो वही फेमस पॉप सिंगर है जिसकी वीडियोस आयुमी देखती है। इधर जोजीरो भी कहता है कि यूसा निशिमोरी, इसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें नाव को बताने लगता है। फिर वो लोगों को वो बंदा मिलता है जो यूसा का पीछा कर रहा था और सभी उसे पीटते हुए पूछते हैं कि आखिर उसका पीछा क्यों किया जा रहा है। वो कहता है कि उसके प्रोड्यूसर ने ऐसा करने को कहा है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो लोग उस आदमी को हॉस्पिटल भेज के उसके बताए लोकेशन पे जाते हैं जहाँ उन्हें एक लड़का शो रोक देता है और पूछता है कि तुम लोग यूसा को कैसे जानते हो? जोजीरो कहता है कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ना उसे एक लात मारती है और कहती है कि मुझे बात करने दो इडियट।
फिर वो कहती है कि यूसा की जान को खतरा है और हम उसकी मदद करने आए हैं। उस लड़के को इनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, तो नाओ उसे अपनी एबिलिटीज दिखाती है, जिसके बाद वो उन्हें साथ में आने के लिए कहता है। वो लोग एक क्लब में पहुंचते हैं जहां यूसा का ध्यान एक लड़का रख रहा होता है। सो उससे कहता है कि इनके पास भी मीसा जैसी एबिलिटी है, ये मदद करने आए हैं। नाओ कहती है कि मीसा, इसका नाम यूसा है ना? फिर वो उसके पास जाके पूछती है कि क्या तुम अपना असली नाम बताओगी? तभी जोजीरो फिर से टपक जाता है कि इसका नाम यूसा कुरुगाने है। नाओ उसे फिर से एक लात मार के साइड में कर देती है और कहती है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा था। फिर वो यूसा से पूछती है कि तुम कभी कभी अपने आप पर से कंट्रोल खो देती हो, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? वो लड़का सो कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता? नाओ बताती है कि इसके अंदर दो एबिलिटीज हैं। पहला, जिससे ये किसी आत्मा से कांटेक्ट करती है जो इसके अंदर आती है, और फिर उसके पास एबिलिटीज है फायर का। सो कहता है कि हाँ, और वो आत्मा और कोई नहीं यूसा की बहन मीसा है, जो 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई। नाओ पूछती है पर प्रोड्यूसर ने इसके पीछे गुंडे क्यों लगा रखे हैं? सो एक फोन दिखाते हुए कहता है कि इसकी वजह से। तभी यूसा के शरीर में मीसा आ जाती है और कहती है मेरे बारे में कोई मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा, और फिर वो चारों तरफ आग लगा देती है और फिर वो थोड़ी देर में उसे बुझा भी देती है। नाओ कहती है तो यूसा मीसा को नहीं बुला सकती, वो अपनी मर्जी से ही आती है। यू ये सब देख के कह रहा होता है एक और डिफेक्टिव एबिलिटी। मीसा कहती है कि मैंने उस प्रोड्यूसर के फोन में गैर कानूनी कॉन्टेक्ट्स देखे थे और कुछ लड़कियों को किए ब्लैकमेल मैसेजेस भी, तो मैं उसे लेके भाग गई, पर वो लोग यूसा के पीछे पड़ गए हैं, मैं उन सबको जला के राख कर दूंगी। नाओ कहती है कि बेवकूफ, तुम तो खुद टपक गई हो, जेल तो यूसा को जाना पड़ेगा ना। फिर नाओ एक प्लान बनाती है उस प्रोड्यूसर को सबक सिखाने का। यूसा उसे कॉल करके बताती है कि वो उसका फोन लौटा देगी, बदले में वो उसका पीछा छोड़ देगा। वो लोग मिलते हैं जहां यूसा को वो आदमी देख के कह रहा होता है मेरा फोन वापस करो। यूसा कहती है कि अगर मैं तुम्हें दे दूं तो फिर तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। प्रोड्यूसर कहता है कि वैसे भी तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है और इंडस्ट्री में भी अब आना तो भूल ही जाओ। तभी मीसा उसकी बॉडी में आ जाती है और कहती है वो वहीं से इशारे करने लगती है, और इधर यू, जोजिरो और नाओ अपनी एबिलिटीज यूज करके उनके सभी आदमियों को मार गिराते हैं, और प्रोड्यूसर को लग रहा होता है कि ये सब यूसा कर रही है। फिर वो दूर से ही उस पे मारने का इशारा करती है और नाओ अपनी इनविजिबल एबिलिटी यूज करके उसे खूब पीटती है। फिर यूसा उसके पास आके फोन देते हुए कहती है इस बार तो माफ कर रही हूँ, अगले बार नहीं करूंगी, और चली जाती है। वो आदमी देख के हैरान था कि आखिर कौन थी ये लड़की। इधर सभी साथ में आते हैं और मीसा कहती है तो अब सब ठीक हो गया ना, वो मेरी बहन को परेशान नहीं करेंगे। नाओ कहती है अभी सब ठीक नहीं हुआ है, यूसा को हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि अगर यूसा की एबिलिटीज बाहर फैल गई तो ये साइंटिस्ट की टेस्ट प्रोजेक्ट बन जाएगी। कुछ दिनों की ही बात है, जैसे ही पावर चली जाएगी तो फिर ये अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकती है। वो लड़का सो पूछता है कि क्या यूसा की पावर चली जाएगी तो मीसा भी हमेशा के लिए चली जाएगी? नाओ कहती है कि हाँ, और वैसे भी वो मर गई है तो उसका रहना ना रहना बराबर ही है। ये सुन के सो गुस्सा हो जाता है, पर उसका दोस्त उसे शांत करता है। फिर वो कहता है कि मुझे मीसा से अकेले में कुछ बात करना है। सो उसे कहता है कि मैं तुमसे कह नहीं पाया था, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस एक्सीडेंट में मुझे कम चोट आई थी, पर तुम नहीं बच पाई, ये सब मेरी ही गलती थी। मीसा कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है, मुझे अब भूल जाओ और नई शुरुआत करो। फिर वो लड़का उसे बाय करके चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू को आयुमी घर देर से आने के लिए डांट रही होती है। यू कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल के कुछ जरूरी काम निपटा रहा था। यहाँ आयुमी यूसा निशिमोरी की वीडियोस देख रही होती है। यू कहता है इसी का तो समस्या था, ये कल से मेरे स्कूल को ज्वाइन कर रही है। ये सुन के आयुमी काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है सही में, तो क्या मैं इससे मिल सकूंगी? यू कहता है कि हाँ शायद। ये सुन के आयुमी की नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यू उसे साफ करते हुए कहता है कि अरे बस, इतना भी एक्साइटेड नहीं होना है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल जाने से पहले आयुमी ने यू के लिए ब्रेकफास्ट में टोस्ट रखा था विद पिज्जा सॉस। उसे जबरदस्ती खाते हुए यू सोच रहा होता है इसके डब्बे को जल्द ठिकाने लगाना होगा। स्कूल में सभी यूसा निशिमोरी द पॉप स्टार को देख काफी एक्साइटेड थे और उसे घेरे ही रखते थे। और इधर जोजीरो अपने फेवरेट स्टार को अपने साथ क्लास में पढ़ता देख अलग ही एक्सपीरियंस फील कर रहा था। तभी यहाँ नाव आती है और सभी को स्टूडेंट काउंसिल रूम में ले आती है, क्योंकि उनका खबरी आने वाला था। फिर ये लोग एक लड़के को सबक सिखाने निकलते हैं जो अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी का यूज करता था स्पोर्ट्स में। नाव उसे चैलेंज करती है बेसबॉल मैच में, और अगर वो हारा तो उसे ये सब बंद करना होगा। मैच में वो लड़का अपने काफी पावर्स को यूज कर रहा होता है, और इधर से नाव ने भी यू को खुली छूट दे रखी थी चीटिंग करने की। फिर क्या था, यू तो है ही चीटिंग में उस्ताद, और ये लोग मैच जीत जाते हैं। नाव घर जाने से पहले यू को कहती है उस बंदे के शरीर में जाओ, मुझे कुछ नोटिस करना है। यू कहता है ठीक है, और उसके शरीर में से होके आता है। नाव कहती है बढ़िया, चलो अब चलते हैं। यू कहता है मैं कुछ समझा नहीं। नाव कहती है आगे समझ जाओगे। दिन शिफ्ट होता है अगले दिन। उनका खबरी आके बताता है इस बार उन्हें जिस बंदे के बारे में पता चला है वो ऊंची ऊंची छलांग लगा सकता है।
और उसे एक मैगजीन ने भी पहाड़ी इलाकों में नोटिस किया है। नाव को डर था कि इसकी बेवकूफ़ी की वजह से ये पकड़ा ना जाए, इसलिए वो कहती है कि हम पहाड़ी पे कैंप लगाएंगे इसे ढूंढने के लिए, जिसके लिए स्कूल के बाद ये लोग सुपरमार्केट आते हैं खाने का सामान लेने। और यू और नाव बहस करने लगते हैं इस बात पे कि ये हेल्दी है तो ये हेल्दी है। और उनकी बहस सुन यूसा कहती है ये दोनों तो बिल्कुल कपल जैसे लड़ रहे हैं। इधर जोजीरो अलग ही ख्यालों में था कि यूसा ने मुझसे अकेले में बात करी। इसके बाद ये लोग पहाड़ों पे आके कैंप लगाते हैं, बारबेक्यू करते हैं और मीसा भी एंजॉय करने यूसा की बॉडी में आ जाती है। नाइट होती है और मीसा जोजीरो के साथ वीडियो गेम खेल रही होती है। यू देखता है कि नाव कहीं दूर साइड में बैठी है जो तारों भरे आसमानों को देख रही है और म्यूजिक सुन रही है। वो उसके पास आके पूछता है ये कौन सा सॉन्ग है। वो उसे कहती है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जी एंड ग्रुप का। फिर वो उसे भी सुनने के लिए दे देती है, जिसे सुन यू कहता है कि ये तो ऐसा है जैसे मैं कहीं सुनसान एरिया में अकेला हूँ। नाव कहती है कि कमाल है ना, रख लो मैं दूसरा ले लूंगी। मेरा एक सपना है जी एंड ग्रुप की वीडियोस को शूट करना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये लोग बारी बारी पहरा दे करके सो रहे होते हैं। यू को फिर से वही लड़का सपने में दिखता है, तभी नाव उसे उठा देती है पहरा देने के लिए। और यू सोचता है आखिर कौन है वो। अगले मॉर्निंग में यू और जोजीरो नदी किनारे बात ले रहे होते हैं। यू कहता है तुमने अपने शरीर को काफी मेंटेन करके रखा है। जोजीरो कहता है कि हाँ, मैं अक्सर अपनी एबिलिटीज की वजह से गिरते पड़ते रहता हूँ, तो ये करना पड़ता है। यू पूछता है आखिर कब तक ये एबिलिटीज हमारे साथ रहेंगी। जोजीरो कहता है शायद 2 साल तक। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये लोग ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। तभी एक लड़का आता है और कहता है हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नाव कहती है पर हमारा तो यहीं रहने का प्लान है। वो लड़का कहता है रुको मैं अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूँ। नाव कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। और फिर उसे मैगजीन दिखाते हुए कहती है कि ये तुम ही हो ना। और वो इनकार करता है। नाव फिर झूठ कहती है कि तुम्हारे हाई जंपिंग के वीडियोस हैं मेरे कैमरे में। तभी वो लड़का उसकी तरफ बढ़ता है उससे कैमरा छीनने, और फिर वो अपने पावर्स का यूज करके भागने लगता है। नाव यू को कहती है कि उसकी बॉडी में जाकर उसे नीचे लाने के लिए। यू ऐसा ही करता है और फिर वो लड़का नीचे पेड़ से टकराते हुए गिरता है। नाव कहती है कि अच्छा है कि तुम ठीक हो और मेरा कैमरा भी, हमारे पास भी तुम्हारे जैसे ही पावर्स हैं और ये एक टाइम के बाद चली जाएगी, इसलिए इसे आदत मत बनाओ। और जरा सोच के देखो, अगर तुम उड़ रहे हो और उसी बीच में तुम्हारी एबिलिटीज चली जाए तो तुम्हारे साथ तो मोए मोए हो जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा नहीं चाहते हो और ना ही चाहते हो कि तुम किसी साइंटिस्ट की टेस्ट प्रोजेक्ट बनो तो आइंदा इसे यूज मत करना। यू पूछता है तुम्हें कैसे भरोसा है ये यूज नहीं करेगा। नाव कहती है क्योंकि ये मैं कह रही हूँ। अब नाव यहाँ कुछ तो यू से छुपा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू को फिर से आयुमी देर से आने के लिए डांट लगाती है। यू पूछता है वो छोड़ो, आज डिनर में क्या है। आयुमी ने आज बिना पिज्जा सॉस के नूडल्स बनाए थे जो खा के यू को आनंद आ गया। आयुमी कहती है मैं पिज्जा सॉस डालना चाहती थी पर वो पता नहीं कैसे खत्म हो गया। यू कहता है ये बढ़िया है, तुम्हारे बनाए खाने बिना पिज्जा सॉस के भी बढ़िया लगते हैं। आयुमी खुश होते हुए कहती है ठीक है तो मैं अब से नहीं डालूंगी। यू कहता है आखिरकार। आयुमी कहती है पता है आज मुझे एक लड़के ने स्कूल में प्रपोज किया। यू के गले में नूडल अटक जाती है पर मैंने उसे मना कर दिया। यू की नूडल गले से रिलीज होती है। यू कहता है तुम बॉयफ्रेंड बना सकती हो अगर तुम्हें कोई बढ़िया लड़का मिले तब, ठीक है। आयुमी कहती है ठीक है अगर मैं आपके जैसे लड़के को ढूंढ पाऊँ तो। तभी वो खांसने लगती है। यू उसके फोरहेड देखता है तो आयुमी को बुखार था, फिर उसे दवाई देके सुला देता है। अगली सुबह यू देखता है तो उसकी बुखार अभी तक कम नहीं हुई थी। आयुमी कहती है मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी। यू कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे स्कूल में भी बात कर लेता हूँ और डिनर भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हम सीन देखते हैं आयुमी के क्लासरूम का जहाँ आयुमी की खाली बेंच को एक लड़का देख रहा होता है और उस लड़के को एक लड़की देख रही होती है। इधर स्टूडेंट काउंसिल रूम में खबड़ी आके लोकेशन मार्क करता है और कहता है एबिलिटी है कोलैप्स। यू पूछता है ये कैसी एबिलिटी है। नाव कहती है इसके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है अपने पावर से चीजें बर्बाद कर सकता है। तभी जोजिरो लोकेशन देखता है और हैरान होकर कहता है ये तो स्कूल के अपार्टमेंट का लोकेशन है। नाव कहती है इसका मतलब है ये कोई स्टूडेंट में से ही है जो आज स्कूल नहीं आया है। उसकी बातें सुन यू घबरा जाता है। उसकी घबराहट देख नाव पूछती है क्या बात है। यू कहता है आज मेरी बहन को सर्दी बुखार था इसलिए वो घर पे है। नाव कहती है ये पॉसिबल है सिबलिंग्स में पावर का होना, हमें उससे मिलना चाहिए ये जानने के लिए कि क्या उसने अपने पावर गेन कर ली। यू कहता है पर अचानक से सबके सब उसके सामने ठीक नहीं रहेगा। नाव कहती है ठीक है फिर मैं अकेले ही जाती हूँ। तभी यू को याद आता है कि आयुमी यूसा की बहुत बड़ी फैन है तो इससे मैं साथ अगर ले जाऊँ तो वो काफ़ी खुश हो जाएगी, पर ये फैन बॉय भी साथ आएगा, इसका क्या करूँ। तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसके शरीर में जाके इसे खिड़की से गिरा दूँ, और उसके पावर यूज करने से पहले ही नाव ये काम कर देती है और कहती है टेंशन ना लो,
उसने आर्मर पहन रखी है तो वो ठीक ही होगा। फिर उसके लिए एम्बुलेंस बुला के सभी लोग निकल पड़ते हैं। वो सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ से वो लोग कुछ रेडी टू ईट फूड ले सके। रूम पहुंच के यू कहता है जरा रुको, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा ना बढ़े, इसलिए वो यूसा को मास्क लगा लेने कहता है। वो अंदर आके देखता है तो आयुमी के क्लासमेट्स आए थे उससे मिलने के लिए। सबसे पहले लड़की होती है क्लास रिप्रेजेंटेटिव नोमोरा। दूसरा लड़का होता है ओइकावा, ये वही लड़का है जिसने आयुमी को प्रपोज किया था। और तीसरी लड़की अपना इंट्रो नहीं देती। फिर ये सभी निकल रहे होते हैं और जाते हुए वो लड़की जिसने अपना इंट्रो नहीं दिया था वो यू को घूरते हुए निकल जाती है। तभी अंदर नाव आती है जिसे देख आयुमी काफी खुश होती है और कहती है आप अभी भाई के साथ हो, क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? दोनों कहते हैं नहीं। पीछे से तभी यूसा आके हाय करती है। मास्क के बावजूद भी आयुमी यूसा को पहचान लेती है और एक्साइटमेंट में उसके नाक से खून निकलने लगता है। नाव उसे रोक के काम करती है। फिर यूसा भी अपना मास्क हटा लेती है और एक बार फिर से आयुमी एक्साइटेड हो जाती है। अब ये लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। फिर यूसा निकल जाती है क्योंकि उसे कुछ काम था। आयुमी उसका शुक्रिया कहती है आने के लिए और यूसा भी उसे जल्दी ठीक होने का विश करती है। अब बर्तन गंदे पड़े थे और यू आराम से टहल रहा होता है तो नाव उसे डांट लगाती है और साथ में धुलवाने कहती है। आयुमी ये देख के कहती है पर आप लोगों को डेट करना चाहिए। दोनों फिर से कहते हैं नहीं। अब रात में आयुमी अपनी दवाई लेके सोने जा रही होती है पर उसे डर लग रहा था। यू कारण पूछता है तो वो बताती है कि मैंने डरावना सपना देखा। नाव पूछती है उसमें क्या था? यू कहता है उससे ही मत पूछो, उसे फिर से वही ख्याल आने लगेंगे। नाव समझ जाती है और फिर वो घर निकलने वाली होती है। उससे पहले वो यू से कहती है कि कल उससे जरूर पूछना उसके सपने के बारे में, इससे हम जान पाएंगे उसके एबिलिटीज के बारे में। यू कहता है मुझे नहीं लगता कि वो आयुमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, कोई और भी तो हो सकता है। नाव कहती है कि पॉसिबिलिटीज हाई है कि वो आयुमी ही है। हम इतने बड़े खतरनाक एबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगली सुबह यू आयुमी से उसके सपने के बारे में पूछता है। आयुमी कहती है कि मुझे ठीक से तो याद नहीं है पर कुछ तो नीचे से हट गया था। स्कूल आके वो आयुमी की बातें सभी को बताता है। नाव कहती है अगर ऐसा कुछ एबिलिटी है तो इससे आयुमी को भी खतरा हो सकता है। यूँ तुम उसकी तबीयत ठीक हो जाने पर भी उसे घर पे ही रखना जब तक हम इसके बारे में और पता न लगा लें। अगले दिन आयुमी का फीवर खत्म हो गया था और वो स्कूल जाना चाहती थी और यू उसे मना करता है कि वो कुछ दिन स्कूल नहीं जाएगी। आयुमी अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है, इसलिए अगले दिन यू के जाने के बाद वो खिड़की से भाग के स्कूल निकल जाती है। इधर यू और जोजिरो बैठ के लंच कर रहे होते हैं। यू उसे उसकी चोट के बारे में पूछता है। जोजिरो कहता है हाँ मुझे इसकी आदत सी हो गई है। यू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि नाव की लीडरशिप गलत डायरेक्शन में जा रही है? जोजिरो कहता है नाव जो भी करती है अच्छे के लिए ही करती है। अब इन्हें मैसेज आता है स्टूडेंट काउंसिल रूम में आने के लिए। नाव यू से आयुमी की तबीयत के बारे में पूछती है। यू कहता है कि उसका फीवर खत्म हो गया है पर मैंने उसे घर पे ही रहने के लिए कहा है। नाव तभी बताती है कि पर वो तो आज स्कूल आई है। ये सुन के यू हैरान था और नाव से कहती है कि उससे मिलो और समझाओ कि वो कुछ दिन आराम करे। इधर हम आयुमी को देखते हैं जिसके पास वही लड़का ओइकावा आता है और उसे देख काफी खुश होता है। फिर उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है पर आयुमी उसे मना करके जाने लगती है। वो उसका शर्ट पकड़ लेता है। तभी यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव आती है और उसे ऐसा करने से डांटने लगती है। इधर आयुमी क्लास में जा रही होती है। तभी वो लड़की कोनिशी गुस्से से कह रही होती है तुम्हारे आने से पहले ओइकावा मेरा था पर जब से तुम आई हो वो तो तुम पे लट्टू हो गया है। मैं आज तुम्हारी चैप्टर ही क्लोज कर दूंगी। इतना बोल के वो हाथ में कटर निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आयुमी डर के छत पे भागने लगती है और कोनिशी उसका पीछा करती है पर आगे जाने पे रास्ता बंद हो गया था और अब यहाँ आयुमी को काफी डर लग रहा था। कोनिशी उस पर जैसे ही वार करने बढ़ती है आयुमी जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फ्लोर के सहित नीचे धड़ाम से गिरती है। इधर ये सभी पहुंचते हैं और देख के हैरान थे कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। यू घबराहट में इधर उधर आयुमी को ढूंढ रहा होता है। सभी उसे रोकते हैं पर वो नहीं सुनता। तभी एक जगह उसे आयुमी दिखती है जिसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। तभी एक बड़ा सा कंक्रीट टूट के यू पे गिरने वाला होता है। यू की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में जहां उसे याद आता है जब उसने लास्ट बॉडी देखी थी यूमी की जो अब नहीं रही। उससे उस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ सवाल करने पुलिस आई थी पर वो तो अलग ही ट्रॉमा में चला गया था। फ्यूनरल के दिन उसकी आंटी उससे हिम्मत दे रही होती हैं और यू तो बिल्कुल टूट चुका था। घर आके वो उसकी फ़ोटो देख के सोच रहा होता है कि मैंने उसे खुश रखने के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैं उसे बचा भी नहीं सका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतनी कम उम्र में ही उसका साथ छोड़ दी है। फिर उसकी टेलीस्कोप को देख करके वहीं सो जाता है जिससे यूमी स्टार्स देखा करती थी। अगले दिन उठ के वो बस नूडल्स खाता और टीवी देखता। ऐसे ही करके वो दिन बिताने लगा। एक दिन जोजिरो और यूसा उसे मिलने आते हैं पर वो गेट तक नहीं खोलता और कहता है भाड़ में जाओ। फिर वो ऐसे ही घर में पड़ा रहता है, ना किसी से बात करता, ना बाहर निकलता, बस नूडल्स खाता और टीवी देखता। और नूडल्स खत्म हो गए थे और अब यू को वो लाने जाना था।
तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे पे पुलिस वालों के साथ 2 ब्लैक सूट में लोग खड़े हैं, जो जरूर उससे उस इंसिडेंट के बारे में ही बात करने आए होंगे। यूं उनकी बॉडी पोजेस करके उन्हें पीट के वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वो कुछ पैसे निकालता है और फिर हुडी डाल के निकल पड़ता है, जहां वो कुछ पिज्जा और जंक फूड खाने के बाद आर्केड गेम खेलता है। और इसे अब यू ने अपना डेली रूटीन बना लिया था, मतलब बिल्कुल बौड़ा गया है ससुरा। और इतना ही नहीं, गली में कि अब गैंग से भी भिड़ जाता, बिना मतलब उनकी पिटाई करने लगता। और ऐसे ही एक दिन वो उनसे सेंधा नमक लेके टेस्ट करने जा रहा होता है। तभी यहाँ नाव आके उसके हाथ पे एक लात मारती है और उसे होश में आने के लिए कहती है और बताती है कि कैसे मैं फ्यूनरल के बाद से ही तुम पे नजर रखी हुई हूँ, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है। फिर नाव उससे कहती है कि मुझे उसके एबिलिटीज के बारे में जानते ही उसे क्वारंटीन कर देना चाहिए था, जिससे आज ये नहीं होता। यू उसे गुस्से से कहता है कि अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। नाव कहती है कि मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ, और उसे फिर एक डिनर पे इनवाइट करती है, जिसके बाद से वो उसे हमेशा के लिए जो मर्जी वो करने के लिए फ्री कर देगी। यू कहता है कि सिर्फ एक डिनर ना? नाव कहती है कि हाँ। फिर वो उसे जोजीरो के गेस्ट हाउस लेके आती है और उसके लिए डिनर बनाने लगती है, और इधर यू सोफा पे पड़े हुए टीवी देख रहा होता है। जब डिनर रेडी होता है, नाव उसके सामने रखती है और यू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं ये देख के कि ये तो ऑमलेट राइस है। यू उसका टेस्ट लेता है, जो बिल्कुल उसकी बहन के बनाई ऑमलेट राइस जैसा था। नाव उसे दिखाती है वो रेसिपी बुक, जिसमें से यूमी देख करके अपनी मॉम जैसे ऑमलेट राइस बनाना चाहती थी। यू ये डिनर बड़े प्यार से एंजॉय करता है और फिर अपने होशो हवास में आके कहता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। यू स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है और निकलते हुए वो यूमी को गुड बाय कहता है। स्कूल पहुंचकर यूसा और जोजीरो उसका वेलकम करते हैं और यू उनसे भी माफी मांगता है उन्हें भाड़ में भेजने के लिए। लंच टाइम पे जोजीरो अपना सर फोड़वा के यू और अपने लिए प्रीमियम डिश लेके आया था। तभी यहाँ इन्हें नाव का मैसेज आता है स्टूडेंट काउंसिल रूम में आने के लिए। जोजीरो कहता है लगता है अपना खबरी आया है। ये फटाफट लंच खाते हैं और गिरते पड़ते काउंसिल रूम में पहुंचते हैं, जहाँ नाव ने ये मीटिंग बुलाई थी क्योंकि उसे जीएन कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स मिले थे और वो किसे साथ में ले जाए ये पूछने के लिए। अब यूसा और जोजीरो का तो अलग ही प्लान था, तो वो यू को फोर्स करते हैं जाने के लिए। पहले तो यू कहता है कि क्या, पर मैं ही क्यों? तभी नाव कहती है कि ये तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने में मदद करेगा। यू कहता है फिर ठीक है। अगले दिन वो काफ़ी ड्रेसेस ट्राई कर रहा था, पर उसे कोई भी ठीक नहीं लग रहे थे। आधे घंटे के बाद उसने फाइनली ये ड्रेस चूज किया और यूमी को बाय बोल के निकल पड़ता है नाव से मिलने, जहाँ नाव को ओकेजनल ड्रेस में देख यू तो एक पल के लिए खो ही गया था। तभी नाव उसे जीएन ब्रांडिंग की फोन कवर दिखाती है और फिर ये लोग साथ में कॉन्सर्ट हॉल में आते हैं। थोड़ी देर में परफॉर्मेंस शुरू होती है और म्यूजिक सुनने के थोड़ी देर बाद ही यू को जोड़ों का हेड अटैक आता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। अब हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां यू और यूमी बच्चे थे और यू को जीएन म्यूजिक सुनना कितना पसंद था। तभी लंच का बेल बजता है और हम देखते हैं कि इन्हें किसी फैसिलिटी में रखा गया है। यहाँ लंच में आज कड़ी चावल था, जिसे देख यूमी काफी खुश होती है और कहती है कि ये तो शान भैया का फेवरेट है, काश वो भी साथ में से एंजॉय करते हैं। यू यूमी का मुंह बंद करते हुए धीरे से कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत खतरनाक एबिलिटी है, जिस वजह से उसे अलग कैद में रखा गया है। फिर दोनों बैठ के लंच कर रहे होते हैं, जिनके बीच एक लड़का कुमीगामी आता है और धीरे से यू से कहता है, मैंने उस टेलीपैथी वाले कैदी का सेल का पता लगा लिया है। और वो उसे ये भी कहता है कि ठीक सामने जो बंदा है उसे तुम पोजेस कर लो, उसके पास पोलराइज एबिलिटी है जो शान को फ्री करने में काम आएगी। यू फिर ऐसा ही करता है और फिर कुमीगामी उसे टेलीपैथी वाले बंदे का लोकेशन देते हुए कहता है, अगर तुम शान तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। तभी यहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं और वो कुमीगामी को साथ चलने के लिए कहते हैं। यूमी पूछती है कि आखिर कुमीगामी के साथ एक अलग कैदी की तरह बिहेव क्यों किया जा रहा है। यू कहता है कि भले उसके पास शान की तरह पावरफुल एबिलिटीज नहीं है, पर उसकी एबिलिटीज रिसर्चर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। इसके बाद जब ये दोनों लंच करके अपने सेल में वापस जा रहे होते हैं, तभी कुछ गार्ड जबरदस्ती यूमी को उसके साथ चलने के लिए कहते हैं। यू इसका कारण पूछता है, पर एक गार्ड उसे पीछे से इलेक्ट्रिक शॉक देकर गिरा देता है। अब यू की आंखें खुलती है उसके सेल में। वो नोटिस करता है कि बाहर काफ़ी उथल पथल मच रही है और अनाउंसमेंट हो रहा था कि सभी बिल्डर्स अपने अपने सेल में ही रहे जब तक आगे के इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते। यू इसी बीच में खूब दरवाजा पीटता है। थोड़ी देर बाद हम वही रिसर्चर को देखते हैं जो उसका सेल खोलते हुए कहता है कि तुम्हारी बहन की एबिलिटी को जबरदस्ती एक्टिव किया गया है, जो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने भाई तक पहुंचो और पोलराइज एबिलिटी का यूज करके उसे छुड़ाओ। उनकी बातें सुन के यू हैरान था कि इन्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता। पर फिर वो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए उस टेलीपैथी वाले लड़के के लोकेशन की तरफ बढ़ता है और उसके सेल के पास जाके उसकी बॉडी को पोजेस करता है, जिसके बाद वो किसी से भी इंटरनली कम्युनिकेट कर सकता है और इससे वो अपने भाई शान का पता लगाता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी रास्ते में उसे एक गार्ड शूट करने वाला ही होता है। तभी एक लड़की आके उस गार्ड की मेमोरी इरेज कर देती है।
जिसके बाद वो एक सेल ओपन करती है जिसमें से एक लड़का आके यू से कहता है मेरी बॉडी को पोजेस करो, जिसके बाद से वो उस लड़के की एबिलिटीज जो है वॉल के आर पर जाना, उसे यूज करके वो सेल से होते हुए सान के सेल तक पहुंच जाता है और फिर वो अपने पोलराइज पावर का यूज करके उसे छुड़ाते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। तब यहाँ गार्ड्स भी आ गए थे और वो उन्हें देख के शूट करने वाले ही होते हैं कि सान अपनी पावर का यूज करता है जो है समय में पीछे जाना। अब हम इस फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ यू चीखते हुए कह रहा होता है आखिर ये कैसा सपना था। जब तक वो इस बारे में नाव से कहता वही लड़का कुमिगामी आता है जिससे पहले तो यू पहचान ही नहीं पाता, पर जब वो अपना पुराना वाला लुक लेता है यू कहता है कि ये तो वही है जिसे अभी भी मैंने अपने सपने में देखा है। फिर उससे पूछता है कि क्या ये सपना नहीं था, क्या ये सच है कि मेरा एक बड़ा भाई भी है। कुमिगामी कहता है कि हाँ ये सच है और ये भी कि तुम यूमी को वापस ला सकते हो। अब जब यहाँ नाव को पता चलता है कि यू सान का ही छोटा भाई है तो वो कहती है कि सान ही तो वो पर्सन है जिसके बारे में मैं कहती थी कि जिस पे मैं भरोसा करती हूँ, पर तुम दोनों भाई हो, दोनों की पर्सनालिटी तो बिल्कुल नहीं मिलती। इसके बाद कुमिगामी अपने ड्राइवर के साथ सभी को लेके उस हिडन लोकेशन पे आता है जहाँ थोड़ी देर चलने पे उन्हें सीक्रेट फैसिलिटी दिखती है जो सान और उसके दोस्तों ने बनाई थी। बहुत सारे लिफ्ट्स और टनल से होते हुए आखिर वो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ सान था। वो अंधा है और अपने भाई के आने की आहट समझ जाता है और कहता है इतने साल हो गए अपने भाई से गले नहीं लगोगे। यू कहता है अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में घूम रही हैं। सान कहता है चलो फिर सभी को एक जगह लाते हैं। और फिर हम उसी के बाद का सीन देखते हैं जब सान ने अपने सेल से समय में पीछे जाने वाली एबिलिटी यूज की थी। वो टाइम में 3 साल पीछे आया था जब से विल्डर्स यानी पावर्स वाले बच्चों को साइंटिस्ट द्वारा पकड़ा जाना शुरू किया गया था। वो तुरंत निकलता है उस जगह पे जहाँ वो पहली बार कुमिगामी से मिला था। वो उसे आते ही हक कर लेता है और कहता है कितने दिनों बाद मिल रहे हैं दोस्त। कुमिगामी उसे देखते हुए कहता है कि हट भाई कौन है तू। पर जब सान उसे अपनी हुई सारी बातें बताता है और कुमिगामी भी अपनी पावर से ये जान लेता है कि इसके पास टाइम ट्रेवल की पावर है तो वो उसकी बात पे यकीन करता है और फिर उसे वो सीक्रेट हाइडआउट दिखाने लाता है जहाँ ये लोग सभी विल्डर्स को छिपा सके। पहले तो कुछ बच्चे विश्वास ही नहीं कर रहे होते हैं कि टाइम ट्रेवल जैसी पावरफुल एबिलिटीज भी होती है, और जब सान एक एक करके सभी के एबिलिटीज बताने के साथ साथ उनके सीक्रेट्स खोलने लगता है तो सभी को यकीन करना पड़ता है। फिर यह सान सभी को उस फ्यूचर के बारे में बताता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है और फिर उसके लिए वो प्लान करता है कि सबसे पहले हमें सभी विल्डर्स को इस हाइडआउट में लाना होगा। कुमिगामी की एबिलिटी यूज करके वो इधर उधर शहर के विल्डर्स को साथ में लाते हैं और ये लोग कैसे भी करके आगे बढ़ते हैं, फिर भी एक के बाद एक सभी साइंटिस्ट के द्वारा पकड़े जाने लगते हैं। अगली बार सान डिसाइड करता है कि हमें उनकी टेक्नोलॉजी को बीट करने के लिए अपने हिडन टेक्नोलॉजी को एडवांस करना होगा जिसके लिए बहुत पैसे चाहिए। और जब वो अपना 15वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है टीवी देखते हुए उसे रोहित शर्मा का ऐड दिखता है कि ये मैं कर लूंगा तुम जाके टीम बनाओ। और यहाँ सान की दिमाग की बत्ती जलती है कि अरे हाँ मुझे तो सभी मैचेस के स्कोर कार्ड्स मालूम है। इसलिए वो प्लान बनाता है समय में पीछे जाके सभी उन चीज़ों से पैसे बनाने का जिसके रिजल्ट्स उसे पहले से पता थे। वो समय में एक बार फिर से पीछे जाता है और उसे ब्रश करते हुए ये रियलाइज होता है कि उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है उसके बार बार पावर्स का यूज करने से। और वो करता भी तो क्या करता, एक स्टेबल और सेफ फ्यूचर जो क्रिएट करना था। और इतना कुछ करने के बाद भी एक एक करके किसी न किसी कारण से सभी पकड़े जाते हैं और सान अपने पावर्स का बार बार यूज करता, इतनी बार कि उसे याद भी नहीं था कि वो अपनी कितनी बार 15वां बर्थडे मना रहा है। तभी यहाँ उसे दिन उसे यू अचानक से एक स्कूल का आइडिया देता है और ये बात सान को पता चलती है कि उसे सभी को छुपाने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें एक ऐसे जगह रखने की जरूरत है जिससे वो सेफ भी रहे और किसी को शक भी ना हो तब तक जब तक इनकी एबिलिटीज को वैनिश्ड ना किया जा सके। फिर वो कुमिगामी से कहता है कि ये आखिरी बार होगा जिसके बाद से मैं अगर अपने पावर्स का यूज करूं तो मेरी विजन पूरी तरीके से चली जाए और मैं अंधा हो जाऊं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि अब कोई भी चूक हो। टाइम में इस बार पीछे आने पर सान पूरी तरीके से अपने विजन को खो दिया था, लेकिन एक ही प्रोसेस को कई बार रिपीट करने की वजह से उसे पता था कि किससे कब और कहाँ मिलना है। और फिर उन सभी पैसों से वो एक बड़े से स्कूल कॉर्पोरेशन को खरीद लेता है और अब इसके बाद सान को सिर्फ 2 काम और निपटाने थे। पहला वो कुमिगामी को जापान में ऐसे ही और स्कूल्स ओपन करने के लिए कहता है और अपने लुक्स को छुपाने के लिए सजेशन देता है, जिसे कुमिगामी फिर एक वियर्ड लुक लेता है पानी में भींगे रहने का। और ये वही बंदा होता है जो नाव को विल्डर्स की लोकेशन देने आता था। और दूसरा काम सान करता है अपने छोटे भाई बहनों से खुद की मेमोरी को इरेज करवाना ताकि उन्हें सान की फिक्र ना हो और वो अपना काम आसानी से कर सके। अब सीन प्रेजेंट में आता है और यू को सभी बातें अब समझ में आने लगी थी। तभी यू कहता है कि और इस बात का क्या जो कुमिगामी ने यूमी को वापस लाने के लिए कही है वो कैसे होगा। सान कहता है कि ये तुम करोगे यू,
यू अभी तक अपने पावर्स को अच्छे से पहचान नहीं पाया था, इसलिए सान उसे बताता है कि तुम्हारी पावर्स ना सिर्फ दूसरों की बॉडी को पोजेस करना है, बल्कि तुम जिनके बॉडी को पोजेस करते हो उनकी पावर्स भी चुरा लेते हो और वो भी तुम्हें मिल जाती हैं। यू कहता है क्या? नाओ कहती है कि हाँ, और ये बात मुझे और जोजीरो को पहले दिन ही समझ आ गई थी, इसलिए हम तुमसे उन विल्डर्स को पकड़वाते नहीं थे बल्कि उन्हें सुधरने के लिए कहते थे और तुम्हें किसी न किसी रीजन से उनके शरीर में भेजते थे जिससे उनकी एबिलिटीज खत्म हो जाएं। और उस टाइम भी जब तुम जोजीरो को पोजेस करने का सोच रहे थे उसे नीचे गिराने के लिए, तो तुमसे पहले मैंने वो काम कर दिया। यू कहता है कि फिर मुझे कोई ये बात पहले क्यों नहीं बताया, चीजें और आसान हो जाती। नाओ कहती है क्योंकि तुम ठड़की थे और ऐसे लोग पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर पता नहीं तुम अपनी पावर्स को और कैसे कैसे चीजों के लिए यूज करने लगते। इसके बाद सान यू से कहता है कि अब मेरी बॉडी को पोजेस करो और मेरी पावर का यूज करके जाओ उसे बचाओ। यू बिना टाइम गंवाए टाइम में उसी दिन निकलता है जिस रात यूमी की तबीयत खराब थी। यूमी को अपने सामने देख वो काफी खुश होता है और अब अगले दिन पहले की ही तरह कुमिगामी आके लोकेशन मार्क करते हुए एबिलिटी बताता है कोलैप्स, जो लोकेशन उनके अपार्टमेंट की थी। इस बार यू कहता है कि ये मेरी बहन हो सकती है क्योंकि उसे बुखार है और वो घर पे ही है। नाउ उसकी बातें सुन के इम्प्रेस हुई कि जिंदगी में शायद तुमने पहली बार कोई काम की बात की है। और फिर नाउ और यू आते हैं यूमी से मिलने और फिर घर निकलते समय यू नाउ से कहता है क्या तुम विश्वास करोगी अगर मैं कहूँ मैं फ्यूचर से आया हूँ? नाउ कहती है कि मैं करूँगी क्योंकि तुम अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो और एक ऐसी एबिलिटीज है भी जिसे मैं जानती हूँ। यू कहता है कि और वो मेरा बड़ा भाई है। फिर वो नाव को सारी बातें बताता है कि कैसे उसे यूमी की एक फ्रेंड पे शक है और फ्यूचर में कैसे वो अपने ट्रू पोटेंशियल को जान पाया। फिर यू उसे थैंक्स भी कहता है उसे उस डिप्रेशन से निकालने के लिए जो यूमी की डेथ के बाद वो फेस कर रहा था। नाव को ऐसा कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो अल्टरनेट टाइमलाइन में है और वो कहती है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाई। अब वो अंदर आके यूमी की एबिलिटी चुरा लेता है और फिर उसे अगले दिन स्कूल छोड़ने भी जाता है और यहाँ फिर वो बाकी सबको भी सभी चीजें बताता है, जिसके बाद से ये सभी भी आज यहीं रुकने का प्लान करते हैं। और जोजीरो को उसके मिडिल स्कूल के सर पहचान लेते हैं और पूछते हैं और बैक बेंचर कहाँ के प्रेसिडेंट बने हो। वहीं दूसरी तरफ यूसा अपने फैंस बच्चों के बीच घिर गई थी, जिससे नाव और यू को ही अब यूमी पे ध्यान रखना था। और थोड़ी देर बाद जब उस जगह पे कोनिसी आके अपना कटर निकालते हुए उस पे वार करने वाली होती है, यू उसके बीच में आता है और अपनी पावर्स का यूज करके उसे डराने लगता है और कहता है दूर रहो मेरी बहन से, बदसूरत लड़की। और उसका मोरल वहीं डाउन हो जाता है जिससे वो वहां से भाग जाती है। यूमी यू को हग करती है क्योंकि वो काफी डर गई थी। फिर वो उसे साथ लेके आता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस ट्रेजिक मोमेंट को इजीली बाईपास कर दिया है और यूमी को बचा लिया है। फिर इसके बाद वो कुमिगामी से भी सारी बातें बताता है और सभी सान के सीक्रेट फैसिलिटी पे पहुंचते हैं और यहाँ यू सभी बातें फिर सान को भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये सब सान का ही प्लान था। और यहाँ फिर सान यूमी को याद कराता है कि वो उसका बड़ा भाई है, पर यूमी को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। फिर भी यूमी कहती है कि मुझे पता था कि मेरा कोई अपना है जो दिखा है मुझे सपनों में। सान कहता है कि तू माने ना माने मैं ही तेरे सपनों में। और यहाँ इनकी छोटी सी फैमिली यूनाइट होती है। इसके बाद सान उन्हें एक रूम में लेके आता है जहाँ यू वही साइंटिस्ट डॉक्टर तात्सुमी को देखता है जो इनकी भागने में मदद किए थे और यहाँ वो अपनी टीम को लीड कर रहे होते हैं जो एक वैक्सीन पे काम कर रहे थे। डॉक्टर तात्सुमी बताते हैं कि जो टीनेजर्स में पावर्स आई हैं ये एक बीमारी की तरह है जो तब शुरू हुआ जब एक कॉमेट जिसका नाम शार्लोट है धरती से एकदम करीब से गुजरा और इसके पार्टिकल्स कुछ बच्चों के साथ मिलकर सुपर पावर्स क्रिएट किए। इतना ही नहीं, और सुनिए, ऐसे ही एक बार आज से करीब 100 साल पहले यूरोप से होके एक कॉमेट गुजरा था जिसके बाद से लोगों में विचेस की पावर देखने को मिली थी और उस समय भी लोगों ने विचेस पे रिसर्च करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया था और साथ साथ उसके घर वालों को भी वो लोग नहीं छोड़ते। इंसान अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए अपनों को मारने से भी नहीं कतराते हैं और ये कड़वा सच है। इसलिए यूरोप जैसा हाल अभी के टाइम पे ना हो, इसलिए बच्चों में वैक्सीन तैयार कर रहा हूँ। सान कहता है कि हमने लगभग जापान के सभी बिल्डर्स को सेफ और एक जगह कर लिया है, पर दूसरे देशों में अभी बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो साइंटिस्ट का टेस्ट प्रोजेक्ट बन रहे हैं। कई जगह तो इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के लिए यूज कर रही है और आपकी बनाई वैक्सीन सिर्फ आने वाले फ्यूचर में किसी को इस कॉमेट से कोई पावर्स ना मिले इससे बचाती है, पर जिनके पास पावर्स हैं उन्हें ठीक नहीं करती। डॉक्टर तात्सुमे कहते हैं कि हाँ, वैसी वैक्सीन बनाने में कम से कम 5 साल का टाइम लगेगा। सान कहता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। इसके बाद सान सभी दोस्तों से यू और यूमी को मिलाता है और फिर ये लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि कुमिगामी को एक और बिल्डर की लोकेशन पता चलती है, इसलिए वो अपने ड्राइवर के साथ निकल पड़ता है और उसका ड्राइवर फुदू की अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहा होता है।
कुमिगामी से पूछता है तो फुदुकी कहता है मुझे माफ कीजिएगा पर उन लोगों ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो कुमिगामी को लेके एक टूटी हुई फैक्ट्री में आता है जहाँ 2 विदेशी आदमी फुदुकी की फैमिली को छोड़ कुमिगामी को पकड़ लेते हैं और उसे पीटते हुए बेहोश कर देते हैं। जब कुमिगामी होश में आता है तो उसके शरीर में ट्रू सीरम लगा के उससे सभी जानकारी निकालने लगते हैं जो वो जानता है सीक्रेट फैसिलिटीज के बारे में। इधर हम अपार्टमेंट में देखते हैं वही दोनों बंदे सिक्योरिटी को बीट करके नाव के कमरे में आते हैं। नाव एक से भिड़ती है पर दूसरा उसे गिरा देता है। फिर द सीक्रेट फैसिलिटीज में सान को उन फॉरेनर्स का कॉल आता है कि उन सभी बच्चों को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो कुमिगामी के साथ साथ नाव भी मारी जाएगी। अब सान को फॉरेनर बच्चों को ही नहीं बचाना था बल्कि अब फॉरेनर से अपने बच्चों को भी बचाना था। वो इस बारे में फुदुकी से बात करता है पर वो रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं फुद्दू निकला, मैं अपनी फैमिली को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता था। सान फिर सभी को साथ करता है और बताता है कि कैसे फुदुकी की फैमिली की वजह से कुमिगामी और नाव पकड़े गए हैं और माफी मांगता है कि मुझे किसी फैमिली वाले को हायर करना ही नहीं चाहिए था। अब ये इनके लिए चिंता का विषय बन गया था। तभी यहाँ इन्हें यू की पावर्स का ख्याल आता है और फिर वो लोग उसे भेजने की बात करते हैं। एक लड़का कहता है कि हाँ ये सही है, अगर उसे कुछ होता भी है तो वो टाइम में फिर से पीछे जाके चीजें ठीक कर सकता है। सान फिर ये प्लान लेके यू के पास आता है और उसे बताता है। पहले तो यू सुन के कहता है पर मैं अकेले ये कैसे करूंगा, लेकिन नाव का ख्याल आते ही वो जाने का डिसाइड करता है। फिर उसे वही ड्राइवर यहाँ छोड़ने आता है और उसे ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में एक लड़की कटाना लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ के उस पर वार करती है जिससे यू का एक आंख पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिससे वो अब टाइम लूप पावर का यूज नहीं कर सकता था। फिर वो उसके शरीर पे बेताल जैसे बैठ जाती है और यू आखिर में उसे छुटकारा पाने के लिए जोर से चिल्लाता है और अपने कोलैप्स पावर का यूज करता है। तभी यहाँ सान और उसके दोस्त भी आ जाते हैं जिनके सामने पूरी बिल्डिंग तहस नहस पड़ी हुई थी। इधर अंदर उन्हें फॉरेनर घवाइल पड़े हुए दिखते हैं और यू की भी धड़कनें अभी चल रही होती हैं। फिर ये लोग नाव और कुमिगामी को ढूंढने लगते हैं। एक जगह पहुंच के सान देखता है कि कुमिगामी ने अपना बलिदान दे दिया है नाव को बचाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद। यू को हॉस्पिटल में होश आता है जहां उसे पता चलता है नाव को बचाते बचाते कुमिगामी ने अपना जान दे दिया। और चूंकि वो सान का बेस्ट फ्रेंड था, सान उस दिन से दहाड़े लगा रहा है क्योंकि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। फिर यू मेडू की उस ब्रेन इरेजर वाली लड़की से नाव कैसी है पूछता है। मेडू की कहती है कि वो ठीक है, अगले कमरे में है, उसे फिलहाल आराम की जरूरत है। उसके जाने के बाद आयुमी यू को देखने आती है और फिर अगले दिन यूसा और जोजीरो भी आते हैं यू का हालचाल लेने और उसके लिए स्पेशल डिश भी बना के लाए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज यू का बर्थडे है। आयुमी अपने हाथों से बना के यू के लिए प्रेजेंट लाई है जिसमें होता है ऑमलेट राइस विथ पिज्जा सॉस, जिसे देख के यू काफी इमोशनल हो जाता है और फिर आयुमी उसे खिलाती है और यू कहता है कि मैं अब इससे कभी बोर नहीं होऊंगा। अब कुछ दिनों तक एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करने के बाद जब यू अच्छे से ठीक हो गया था, वो सान से मिलने आता है और उससे बात करना चाहता है। और यहाँ उससे मिलकर यू को रियलाइज होता है कि सान अभी उसी स्टेट ऑफ कंडीशन में चला गया है जब मैं यूमी की डेथ के बाद चला गया था। सान कहता है कि मैं अब और नहीं भाग सकता, बस अब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले आए और सभी को ले जाएं। यू सान की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था और उदास मन से वो अपने कमरे में आ जाता है जहाँ नाव उसका वेट कर रही थी। यू फिर अपने भाई की हालत उससे बताता है और कहता है कि मैं उसका मदद करना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वालों को टेक ओवर करने से रोक पाऊँ। नाव कहती है अगर हम उस वैक्सीन के बनने का इंतजार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर एक तरीका है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। यू कहता है कि मुझे बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नाव कहती है अगर तुम अपनी प्लंडर एबिलिटीज का यूज करके उन सभी बिल्डर्स की पावर को चुरा लो तो वो बिल्कुल आम इंसान बन जाएंगे, और इसमें खतरा ये है कि तुम्हारे साथ क्या होगा जब तुम 1000 नहीं करीब 10,000 पावर्स को एब्जॉर्ब कर लोगे। खैर छोड़ो, ये घटिया आइडिया है। और फिर वहां से जाने लगती है और यू उसे रोकते हुए कहता है कि मैं करूंगा, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है तुम्हारी और बाकी सभी की जान बचाने की। नाव कहती है कि देखो तो ये बात कौन कर रहा है जो शुरू में अपनी पावर्स का यूज लड़कियों को वश में करने के लिए किया करता था, और तुम भला मेरे सहित बाकियों का फिक्र क्यों करने लगे। यू यहाँ फिर अपने प्यार का इजहार नाव से करता है और कहता है कि तुम ही थे जिसने मुझे बदल दिया। पर नाव चिढ़ जाती है इस बात पे कि तुम जिन मोमेंट्स को लेके मुझसे प्यार कर बैठे थे वो मैं नहीं, किसी और अल्टरनेट टाइमलाइन की नाव थी, और वैसे भी तुम्हारी पर्सनालिटी को मैं झेल नहीं सकती हूँ। यू कहता है पर मेरे लिए नाव एक ही है, ये नाव भी वही करती जो उसने किया था। और नाव आखिर गिव अप कर देती है ये कहते हुए कि अच्छा ठीक है, अगर तुम इस मिशन में सभी को बचा के वापस अपने होशो हवास में आए तो हम लवर्स होंगे, तो ये वादा करो कि तुम सही सलामत लौटोगे। यू फिर पिंकी प्रॉमिस करता है और सबसे पहले वो यहाँ से नाव की पावर्स लेकर निकलता है। वो सान के पास आता है जहाँ वो उसे अपने प्लान्स के बारे में बताता है
तो सान कहता है कि ये आत्महत्या है। यू कहता है कि अगर ये मैंने नहीं किया तो हजारों में मासूम लोग मारे जाएंगे। सान को यू की आंखों में एक संकल्प दिखता है जिसे वो पूरा करेगा ही, इसलिए वो उसे न चाहते हुए भी इजाजत दे देता है। फिर सान कुमिगामी के सिमिलर एबिलिटीज वाले बंदे से मिलाता है और कहता है इसकी पावर्स ले लो, ये तुम्हें सभी विल्डर्स की लोकेशन ढूंढने में मदद करेगा। अब फिर यहाँ से सान अपने घर आता है पैकिंग करने, तभी यहाँ जोजीरो और यूसा आते हैं जिनकी पावर्स भी वो ले लेता है। और फिर यूसा के शरीर से मीसा भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जोजीरो यूसा को मीसा द्वारा लिखी गई लेटर देता है जिसमें बड़ी बहन ने छोटी बहन के लिए प्यार भरा संदेश लिखा था, और ये भी कि जोजीरो अच्छा लड़का है, हालांकि मेरे रहते हुए मैंने उसे तुम्हारे करीब नहीं आने दिया, लेकिन उसे एक ऑप्शन में रख सकती हो। और यूसा फूट फूट कर रोने लगती है। फिर दोनों यू को बाय करके निकल जाते हैं। इधर फिर अब यू पैकिंग कंप्लीट करके घर से निकलने वाला ही होता है कि गेट पे नाव खड़ी थी। वो उसे कुछ फ्लैश कार्ड्स देती है जिससे कि वो विदेशियों की लैंग्वेजेस को समझ पाए। वो नाव का थैंक्स कहता है और सबसे पहले फिलीपींस निकलता है, जहाँ वो एक बंदे से मिलता है जिसे वो कुछ पैसे दे करके वो विल्डर्स की और जानकारी निकालता है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी विल्डर्स से बात करके एबिलिटीज चुराने लगता है और जो नहीं देना चाहते थे उनसे जबरदस्ती ले लेता है। ऐसे ही वो हर दिन काम करता और अपने भाई सान को अपडेट करते रहता। उस दिन में उसने फिलीपींस से सभी बिल्डर्स की पावर्स ले ली थी और फिर वो निकलता है साउथ अफ्रीका, जहाँ एक गैंग ने सभी को पकड़ रखा था। उन्हें पीट करके वो सभी की फिर एबिलिटी लेके निकल जाता है। और अब तक ये खबर फैल गई थी कि ये बंदा बिल्डर्स की एबिलिटीज चुरा रहा है, इससे बच के रहना। पर क्या फायदा, उसे कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते थे किसी की भी पावर्स एब्जॉर्ब करने में। साउथ अफ्रीका में सफाया करने के बाद वो ईस्टर्न इंडिया आता है। सही में इंडिया में भी बिल्डर्स थे क्या? यहाँ उसका सामना कुछ आर्म फोर्स से होता है और उन सब से बचने के बाद वो यहाँ से उड़ने वाली एबिलिटी और नहीं सोने की एबिलिटी लेकर के निकल पड़ता है। उड़ने वाली एबिलिटी? इसने गलती से क्रिस की तो एबिलिटी नहीं मार ली। फिर यहाँ से वो निकलता है अफगानिस्तान वाले इलाके में जहाँ तालिबानियों का राज था। यू को एक ही जगह पे बहुत सारे बिल्डर्स दिखते हैं जो टेररिस्ट लोग इनके पावर्स का यूज करने के लिए रखे थे। वो इनके कैंट में आके सभी के पावर्स चुरा लेता है और उसे कुछ बच्चे ऐसे भी दिखते हैं जिन्होंने अपने पावर्स अभी डेवलप ही नहीं किए थे। तो उसे डॉक्टर तात्सुमे की बात याद आती है कि ऐसे लोगों की पावर्स पहले फोर्सफुली अवेकन किया जाता है। तो यू भी ऐसा ही करता है, उन सभी के पावर्स को अवेकन करता है और फिर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो क्यूबा निकलता है और उसकी नहीं सोने वाली एबिलिटी की वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और अपना आपा खोने लगा था। और फिर और एबिलिटीज़ लेने के बाद वो नहीं सोने का असर कम होने लगा और फिर वो अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। फिर वो इसके पड़ोसी देश में आता है और सऊदी अरेबिया में आके वो डिसाइड करता है कि रात में ज़बरदस्ती नींद की गोली खा के सोने का। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अलग ही देश में था और न्यूज़ में वो देख रहा होता है कि सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही बड़ा रातों रात कोलैप्स देखने को मिला है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। यू को रियलाइज होता है कि सोने पर तो वो और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है जिससे कोई होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उसे जल्द ही चीज़ें खत्म करनी होगी। और एबिलिटीज़ लेते हुए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर क्यों कर रहा हूँ ये। तभी उसे नाव के दिए फ्लैश कार्ड्स दिखते हैं और वो अपना प्रॉमिस याद करता है। इसके बाद फिर वो एक एक करके यूरोपियन कंट्री से विल्डर्स की पावर्स लेते हुए नॉर्थ अमेरिका जाता है, जहाँ एक बंदे के चलते हुए मीटिंग में से वो पावर्स लेके खिड़की से कूद जाता है। फिर वो गर्मी से भरे रेगिस्तान में चलते हुए अपने आप से वही सवाल कर रहा होता है कि आखिर क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं, मेरे पास कौन सी पावर्स नहीं है, मैं अगर चाहूँ तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकता हूँ, एक गॉड की तरह इसे चला सकता हूँ। और तभी उसके पॉकेट से वही फ्लैश कार्ड गिरते हैं जिसे लात मारते हुए कहता है हट बे, और तुरंत ही उसे उठाते हुए रोने लगता है और कहता है कि मुझे इस लात मारने के बाद इतना दुख क्यों हो रहा है। फिर वो साउथ अमेरिका आता है जहाँ एक स्पेशल सेल को तबाह करने के बाद वो बच्चों को आज़ाद करके उनकी एबिलिटीज़ ले लेता है। और ऐसे ही करते हुए वो आखिरी कंट्री चाइना पहुंचता है और सभी की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, सिर्फ एक लोकेशन शो कर रहा था। वो वहां पहुंचता है तो कोई आदमी उसे तीर से घायल कर देता है और उसी के बीच में एक लड़की आके खड़ी हो जाती है। वो आदमी कहता है कि वो मेरा शिकार है, उससे दूर हो जाओ नहीं तो तुम्हें ही शूट कर दूंगा। और लड़की वो नहीं हटती, वो आदमी एरो थ्रो कर देता है पर यू की पावर्स उसे बचा लेती हैं। और फिर यू उस आखिरी एबिलिटीज को एब्जॉर्ब करता है जो थी करेज। इसके बाद वो उस लड़की को भी चले जाने के लिए कहता है और यू इतना घायल और थक गया था कि उससे एक कदम भी नहीं चला गया और वो वहीं पे गिर गया। वो आदमी खुशी से उसकी तरफ बढ़ता है कि ये तो बड़े आसानी से मिल गया। और तभी एक हेलीकॉप्टर लाइट मारती है यू पे जिसमें सान था। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में, जहाँ यू की नींद खुलती है और नाव उसके बगल में बैठी थी। वो कहती है तो तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी बारी है, तो मैं तुमसे कुछ कहने जा रही हूँ, तुम सुन रहे हो ना। यू बड़े ही पोलाइटली से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है लड़की। अब यू इतनी सारी पावर्स एब्जॉर्ब किया था कि वो अपनी खुद की मेमोरी लॉस कर गया था। ना उसे अपना नाम बताती है और उसे सभी चीज़ें याद कराने की कोशिश करती है, अपना वादा भी, और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
नाव यहाँ इमोशनल हो जाती है। तो यू उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है कि आखिर हमारा रिलेशन क्या है। नाव फिर एक स्माइल देते हुए कहती है हम लवर्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ये वाली वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो यहाँ लेफ्ट साइड पर क्लिक करके आप ये देख सकते हो।